Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with the headlines. पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह का गलवान झड़प पर बयान, कहा चीनी सेना के टेंट में रहस्यमयी आग की वजह से हुई थी भारत चीन झड़प। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। देश में हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के मामले, दिल्ली सरकार खोलेगी पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना केस की कुल संख्या देश में पहुंची 5.5 लाख। आतंकी हमले से दहला कराची, स्टॉक एक्सचेंज में आतंकी हमले से कई लोगों की मौत, पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप उसी पर पड़ रहे हैं भारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री का आरोप, मुझे सत्ता से हटाना चाहता है भारत, दिल्ली और काठमांडू में रची जा रही है साजिश। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, और वो है बड़ा बयान जो कि रिटायर्ड आर्मी चीफ, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो 15 जून को भारत और चीन के बीच जो सोल्जर्स की झड़प हुई थी, जो दोनों ट्रूप्स के बीच में झड़प हुई थी, उसकी वजह थी चाइनीज टेंट में एक रहस्यमयी आग। अब जिस समय से उन्होंने ये बयान दिया है, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये आग कैसे लगी चाइनीज टेंट में। तो अभी इसका कोई हवाला नहीं दे रहा है, किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन ये बयान आया है रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के हवाले से। तो बयान ने एक सनसनी मचा दी है। एक ऐसा बयान है जो अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इस बात को नहीं कहा है, सरकार के किसी मंत्री ने इस बात को नहीं कहा है, इसलिए इस बयान में एक फ्रेशनेस है और एक नया ट्विस्ट है पूरी इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ की स्टोरी को लेकर। लेकिन अब आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे 17 जून को जो पहला इंटरेक्शन हुआ था दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, यानी कि भारत और चीन के मिनिस्टर्स के बीच में, कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग के बीच कब हुई थी? 22 जून को। फिर 24 जून को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि WMCC की मीटिंग हुई थी, जब RIC की मीटिंग मॉस्को में चल रही थी। उसके पहले भी कॉर्प्स कमांडर लेवल पर बातचीत जारी थी LAC की तरफ से। लेकिन इन सारी डेट्स जो मैंने आपको एक एक करके बताई हैं, उन डेट्स में ये असलियत चाइनीज टेंट में रहस्यमयी आग की स्टोरी नहीं आई थी। तो जब से ये वीके सिंह का बयान आया है, सब ये पूछ रहे हैं कि ये जो सच्चाई है कि इस चाइनीज टेंट में आग लगी, कैसे लगी, और क्या ये जो रहस्यमयी आग थी ये कारण बना उस 15 जून की झड़प का, तो ये बयान पहले क्यों नहीं आया सरकार की तरफ से? और अगर आया है, अगर इसमें सच्चाई है, तो इस सच्चाई को सबके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या रक्षा मंत्री को देश के समक्ष रखना चाहिए। और रही बात चाइनीज इंट्रूजन की, तो आज सवाल ये उठता है कि जब दोनों देशों के बीच जब इतना ट्रस्ट डेफिसिट है और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासकर क्योंकि भारत भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चाइना भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप देखें तो जहां तक नक्शे की बात है, जहां पर तक नक्शे का परसेप्शन है, तो कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। तो ऐसे में किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के जो जवान हैं वो लड़े, इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। अभी जो चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ है वो चल रहा है, अलग अलग लेवल्स पर बातचीत हो रही है, लेकिन जनरल वीके सिंह का बयान जब से आया है उसने इस पूरे स्टोरी को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। अभी तक चाइना की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और भी जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने कोई बात अभी नहीं कही है। तो अब इस स्टोरी को लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है, आगे आने वाले दिनों में जो बातचीत होगी भारत और चीन की, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो चाइना की तरफ, यानी कि चाइनीज साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उनकी तरफ कितनी कैजुअलिटी हुई थी, इस बात को लेकर अभी चाइना ने कोई बात क्लैरिफाई नहीं की है। तो ऐसे में अब आगे ये स्टोरी क्या टर्न लेती है, उस पर आपका क्या फीडबैक होगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं, और वो है बढ़ती कीमतें डीजल और पेट्रोल की, जिसको लेकर आज देश भर में
कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ है, यहाँ तक कि कर्नाटका के बैंगलोर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो रैली निकाली थी वो एक साइकिल रैली थी, और जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन आज वो बिल्कुल एक इशू अलग है। लेकिन ये जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है, वो आज देश भर में कांग्रेस ने सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल प्राइसेस, उसको लेकर भी आज एक बड़ा कैंपेन, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब ने बोला। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में हिरासत में भी लिया गया। लेकिन आज सवाल ये है कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो 22वें दिन लगातार तेल यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक ऐसे समय में जब एक वैश्विक महामारी है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लोग जूझ रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास जॉब्स थी उनकी जॉब्स भी जा रही हैं। और ऐसे समय में अगर डीजल और पेट्रोल की मार जेब पर पड़ती है तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। जब यूपीए की सरकार थी तो उसने डीरेगुलेट किया था पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को। किस लिए? ताकि आम आदमी को बेनिफिट पहुंच सके अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम या ज़्यादा होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन और जिस समय यूपीए की सरकार थी 2004 में, तो उस समय कच्चे तेल की कीमत क्या थी? $40 अ बैरल। उसके बाद 2014 में जब फाइनली यूपीए के 2 टर्म्स के बाद उन्होंने इलेक्शंस फेस किए तो उस समय कच्चे तेल की कीमत थी $140 प्रति बैरल। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो डीरेगुलेशन के बाद भी ये कहा जा रहा था कि लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन क्या हुआ? बीजेपी की सरकार ने उस डीरेगुलेशन के बहाने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। एक बयान है पी चिदम्बरम का जो उन्होंने 2017 में दिया था, उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी, जिससे कि आपको पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि ये जो मौजूदा सरकार है कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे पा रही है लोगों को कि ये बढ़ी हुई जो तेल की कीमतें हैं उससे आम आदमी कैसे जूझेगा। उसको ध्यान से सुनिएगा। पी चिदम्बरम ने 2017 में कहा, बीजेपी हैज ट्राइड टू माइन द फ्यूल सेक्टर फॉर इजी मनी and substitute excise taxes for the failure of schemes that were supposed to improve India's taxation health। यानी कि जो स्कीम्स टैक्सेस की सेहत को सुधारने के लिए बनी हुई थी, उसको ना करने के बजाय उल्टा जो फ्यूल की जो कीमतें हैं, जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बहाने से टैक्सेस बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। ये 2017 का स्टेटमेंट है और आज भी ये चीज़ लागू है। सारे सवाल सामने हैं इस समय लोगों की कि सरकार खुलकर इस बात को क्यों नहीं बोल पा रही है। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि पेट्रोल और डीजल का दाम एक ऐसे समय में बढ़ाया जा रहा है जिस समय कंज्यूमर्स को बेनिफिट देना चाहिए। तो जो बीजेपी की सरकार का जो ये एक स्लोगन था कि बहुत हो गई डीजल और पेट्रोल की वार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन था? आज क्या सच्चाई है? मोदी सरकार का कोई भी मंत्री आज डीजल और पेट्रोल का दाम की बात सुनते ही अपना मुंह छुपाने की कोशिश क्यों करता है? तो आज इस बात के सवाल का जवाब सरकार को देना है, और सिर्फ सरकार को ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे आकर और लोगों के बीच ये बात सामने रखनी चाहिए कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, जरूर बताइएगा। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं और वो है देश भर के कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई खबरें। आपको बता दें कि पिछले जो अब टैली आ रही है उसमें अभी तक 5.5 लाख केसेस टोटल कोरोना के भारत में हो गए हैं। 19,459 नए केसेस हैं पिछले 24 घंटे में। टोटल डेथ टोल यानी कि टोटल जो मरने वालों की संख्या है कोरोना से वो 16,459 यानी 16,459 पीपल हैव डाइड सो फार बिकॉज ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन। ग्लोबल अगर फिगर देखें तो 10 मिलियन लोग हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पास आंकड़ा पहुंच रहा है और 5 लाख टोटल डेथ्स पूरे विश्व में हो चुकी हैं। अब ऐसे में भारत में जो नई खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक खोलेगी, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो लोग कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें। तो अभी तक सिर्फ डोनेट करने की बात हो रही थी, अभी ये कहा जा रहा था कि लोग वॉलंटरली आकर दें, लेकिन अब प्लाज्मा बैंक अगर बन गया है। ये प्लाज्मा बैंक कहाँ है? दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में ये स्थित है। यहाँ पर प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है, दिल्ली का पहला प्लाज्मा बैंक। और किसी को भी प्लाज्मा की जरूरत होगी तो उसे अपने डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। लेकिन आज जरूरत ये है कि अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए, क्योंकि रिकवरी रेट अगर हम
देख रहे हैं 58% है, यानी कि 58% लोग कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं। तो उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उसके जरिए हम उनका खून ले सकते हैं, जिसके जरिए प्लाज्मा निकलेगा और उस प्लाज्मा से कई लोग कोरोना के ठीक हो सकते हैं। अब ऐसे में इस व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी चुनौती है। एक प्लाज्मा बैंक एक अच्छी पहल है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से बहुत लोग ठीक होकर आए हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएस, मेक्सिको, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोग ठीक हो रहे हैं। तो एक ये नई उम्मीद है, लेकिन इस सिस्टम को दुरुस्त करना ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो मरीज ठीक होकर जाता है वो इस सुध में होगा कि वो वापस जाए, अपना काम वापस फिर से पटरी पर लेकर आए। अब ऐसे में उससे अगर ये कहा जाएगा कि वो कहीं ना कहीं से कैसे भी वो अपने प्लाज्मा को डोनेट करे, तो उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, कैसे मोटिवेट किया जाएगा उन कोरोना के पेशेंट्स को जो ठीक हो गए हैं और वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिलियरी साइंसेस तक जाए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने की एक बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के सामने है, लेकिन एक ये अच्छी पहल है और एक नई उम्मीद की किरण है। और इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। आइए अब अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, जो आ रही है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी से, यानी कि कराची से। वहाँ पर कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आतंकवादी से, और उन्होंने एक हमला बोला जिसकी वजह से उस बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद 11 लोगों कहा जा रहा है कि हॉस्टिक सिचुएशन तरफ चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन उसको रोक लिया क्योंकि समय पर वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस जो आत्मघाती जो दस्ता था, जो वहाँ पर जो मिलिटेंट्स थे, उनको मार गिराया है प्रधानमंत्री इमरान खान। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कंडेमनेबल अटैक है और हम आज कसम खा के कहते हैं कि पाकिस्तान की भूमि से आतंक को हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, तो आज ऐसे कितने सारे आतंकी गुट हैं जो कि वहाँ पर पनप रहे हैं, उन्हें सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये बात सिर्फ हम या आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस लिस्ट में इन सारी आतंकी गुटों का नाम है, जिसको लेकर इस समय फाइनेंशियल टास्क फोर्स में भी एक लंबी बहस चल रही है। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की बात हो रही है। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से पाकिस्तान एक आइसोलेशन फेस कर रहा है, बड़े बड़े जो देश हैं वो पाकिस्तान के लिए कह चुके हैं कि आपने कैसे इन टेरर आउटफिट्स को एक सेफ हेवन पर बना के दिया है, सरकार का संरक्षण मिल रहा है, सरकार है उसका समर्थन देखने को मिलता है। तो आज सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कराची स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की कोशिश की गई, तो ऐसे में आज यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो अपने आतंकी ग्रुप्स हैं, जिनको सरकार का समर्थन मिला हुआ था, आज वापस वही आतंकी गुट पाकिस्तान को सबक सिखाने में लग गए हैं। तो ऐसे में क्या कोई और देश पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आएगा, जब पाकिस्तान उन्हीं आतंकी गुटों को सपोर्ट करता आया है? तो इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। हमारी अगली खबर आ रही है नेपाल में, जहां पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रंबलिंग है। एक बड़ा बयान आया है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हवाले से, जो कि आज सारी अखबारों में था, और उन्होंने ये इस बात को कहा कि इस समय भारत की सरकार उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि उनकी सत्ता को गिराने की साजिश दिल्ली और काठमांडू में रची जा रही है। अब इस बात को केपी शर्मा ओली ने कैसे समय में कहा है, एक ऐसे समय में जबकि केपी शर्मा की जो ओली की जो सरकार है उस पर ये सारे आरोप लग रहे हैं कि उसने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है, नेपाल की जो टेरिटरी है उसको चाइना के हवाले कर दिया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं नेपाल के जो कि चाइना के कब्जे में हैं, चाइना वहाँ कब्जा कर चुका है। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से केपी शर्मा ओली ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। तो एक ऐसे समय में ये आरोप आ रहा है। केपी शर्मा ओली पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक को, यानी कि इसको कोरोना की महामारी को वो नहीं टैकल कर पाए, उनकी सरकार असफल रही। हिमालय टाइम्स में इस बात को लेकर काफ़ी बढ़ चढ़ कर लिखा गया है कि उनकी सत्ता के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं और केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि कुर्सी बचाने की कोशिश केपी शर्मा ओली कर रहे हैं, चाइना के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने घुटने टेक दिए,
लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया कार्ड केपी शर्मा ओली क्यों खेल रहे हैं। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जब नेपाल की विपक्षी पार्टीज केपी शर्मा ओली को आईना दिखाने की कोशिश करती है, तो केपी शर्मा ओली इंडिया कार्ड खेलने लगते हैं। वो सारी गलतियां इंडिया की बताने लगते हैं, भारत की बताने लगते हैं। और अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह से लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को लेकर नेपाल के नक्शे को बदला गया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तो उसको लेकर भी बहुत सारे विपक्षी पार्टीज बोल रही थी। तो बार बार जब केपी शर्मा ओली पर उंगलियां उठाई जाती हैं तो वो भारत का कार्ड खेलने लगते हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि केपी शर्मा ओली अपनी वाकई में कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। और उससे भी बड़ा सवाल कि भारत और नेपाल के रिश्ते अब किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि चाइना के नक्शे कदम पर या चाइना की इशारों पर नेपाल बहुत ज़्यादा मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और चादर से ज़्यादा अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है नेपाल। तो ऐसे में इन दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, इन सब पर हमारी निगाहें टिकी होगी। लेकिन फिलहाल केपी शर्मा ओली को बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है बताइएगा। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल @नीलू317, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, उस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक।